नमस्कार। रीट 2022 टॉप एमसीक्यू में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि रीट सिलेबस में नया जुड़ा है, जिसे हम चक्रवात और प्रति चक्रवात के रूप में जानते हैं। तो आज हम चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में चर्चा करेंगे कि चक्रवात क्या होते हैं, क्यों आते हैं, इसके लिए जो है कौन कौन सी दशाएं उपयुक्त होती है और चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं और उसमें से उष्ण चक्रवात को लेके या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को लेके क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ए, चक्रवात हवाओं का परिवर्तनशील एवं अस्थिर चक्र है। बी, केंद्र में न्यून एवं बाहर उच्च वायुदाब होता है। सी, समदाब रेखाएं केंद्र के चारों ओर सकेंद्रित होती है। और डी, चक्रवात में पवन की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है। तो आप समझना कि चक्रवात क्या होता है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, चक्रवात हवाओं का परिवर्तनशील एवं अस्थिर चक्र है। यानी कि क्या है, यहां जो चक्रवात है, यहां इस तरह से हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है गति करता है। दूसरा, इस चक्रवात में जो मध्यवर्ती भाग होता है, इसे क्या कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। चक्रवात का केंद्र या चक्रवात की आंख। और यहां पर जो है न्यून वायुदाब, यानी कि वायुदाब कम होता है। जो बाहर का भाग है, यह कहलाता है परिधि। बाहरी भाग क्या कहलाता है, परिधि। और परिधि पर जो है वायुदाब कैसा होता है, उच्च वायुदाब होता है। और केंद्र के चारों ओर जो है केंद्र के चारों ओर समदाब रेखाएं होती है। ये ध्यान रखना कि केंद्र के चारों ओर समदाब रेखाएं होती हैं। इसका जो केंद्र है वहां पर न्यून वायुदाब होता है और परिधि पर उच्च वायुदाब होता है। और इसीलिए पवनें जो है वह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आती है। यानी कि चक्रवात में पवन की दिशा पवन की जो दिशा है यह परिधि से केंद्र की ओर होती है। तो अब समझना कि चक्रवात एक तो जो है स्थिर और परिवर्तनशील चक्र होता है। इसके केंद्र में न्यून वायुदाब होता है। परिधि यानी कि बाहर की ओर उच्च वायुदाब होता है। समदाब रेखाएं केंद्र के चारों ओर सकेंद्रित होती है। और पवन की दिशा परिधि से किधर होती है, केंद्र की ओर, यानी कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होती है। तो यदि हम प्रश्न पर नजर डालें कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ए, चक्रवात हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र है, यह सही है। बी, केंद्र में न्यून बाहर उच्च वायुदाब होता है, यह भी सही है, क्योंकि चक्रवात के केंद्र में न्यून वायुदाब होता है और बाहर जो यानी परिधि पर उच्च वायुदाब होता है। इसके बाद समदाब रेखाएं केंद्र के चारों ओर सकेंद्रित रहती है, यह भी क्या है, सत्य है। चक्रवात में पवन की दिशा वह केंद्र से परिधि की ओर होती है, यह गलत है। क्यों? क्योंकि केंद्र में न्यून वायुदाब होता है, जबकि परिधि पर उच्च वायुदाब होता है। पवनें सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इसीलिए चक्रवात में पवन की जो दिशा होती है वह परिधि से केंद्र की ओर होती है, न कि केंद्र से
परिधि की ओर, इसीलिए इसका सही उत्तर है डी। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? डी जो है वह असत्य है, क्योंकि चक्रवात में पवन की दिशा परिधि से केंद्र की ओर होती है, केंद्र से परिधि की ओर नहीं होती है। क्लियर हो गया? बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा होती है ए घड़ी की सुई की दिशा में, बी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, सी भूमध्य रेखा से परिधि की ओर, डी उत्तर से दक्षिण की ओर। अब समझना कि जो चक्रवात आते हैं वह उत्तरी गोलार्ध में भी आते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी आते हैं। तो यदि हम बात करें, यहां भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर का जो भाग है यह पूरा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण का भाग है यह कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात जो है, चक्रवात इस तरह से जो है बढ़ता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात इस तरीके से बढ़ता है। यदि हम बात करें घड़ी की, तो जो घड़ी होती है उसकी आकृति इस प्रकार गोल होती है। यहां पे 12, 6, 3 और 9, और घड़ी की जो सुई है वह सदैव इस तरीके से गति करती है, यानी कि 12 से 3 और, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा इस दिशा में होती है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात की दिशा है वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है। ध्यान रखना, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज गति करते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो है चक्रवात क्लॉकवाइज जो है गति करते हैं। तो अब बात करते हैं प्रश्न में कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा होती है घड़ी की सुई की दिशा में, बी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो हमने अध्ययन किया है कि उत्तरी गोलार्ध में जो है चक्रवात की दिशा कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? बी है। यदि यही प्रश्न आता दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है चक्रवात की दिशा वह घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज होती है। क्लियर हो गया? तो इसलिए हमारे भारत में या राजस्थान में जो भी चक्रवात आते हैं वह सभी जो है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जो है गति करते हैं, ये ध्यान रखना। और दक्षिणी गोलार्ध में चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में आए या दक्षिणी हिंद महासागर में आए तो वह सब कैसी करेंगे? क्लॉकवाइज करेंगे, ये ध्यान रखना। यहां से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। क्लियर हो गया? बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की आदर्श स्थिति है। ए 0 से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य, बी 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, सी 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य, डी 85 से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य। देखिए सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सदैव उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होंगे वहां पर आएंगे। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है पहले तो यह पता होना चाहिए। तो यदि हम बात करें, जो भूमध्य रेखा है यह है
भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के आसपास 0 डिग्री से लगाकर 5 डिग्री, यहां पर जो है क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है, और इस क्षेत्र को हम डोल ड्रम पेटी के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो है कभी चक्रवात नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसका कारण हम आगे जानेंगे। इसके बाद यदि बात करें तो यहां रेखा है कर्क रेखा, और यहां है मकर रेखा। अब जो भी चक्रवात आते हैं वह इनके मध्य आते हैं। 0 से 5 को यदि हम छोड़ दें, इस क्षेत्र को हम छोड़ दें, क्योंकि यह शांत क्षेत्र है, यहां पे चक्रवात नहीं आते हैं। तो इसके अलावा 5 से लगाकर 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वहां पर 5 डिग्री से 30 डिग्री, 5 डिग्री से 30 डिग्री जो अक्षांश है, इन अक्षांशों के मध्य उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो अब प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करें कि क्या उत्तर हमारा सही होगा, क्लियर हो जाना चाहिए कि भूमध्य रेखा के आसपास यानी कि 0 से 5 डिग्री के मध्य उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। 5 से लगाकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में इनकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। देखिए प्रश्न में बात करें, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की आदर्श स्थिति है। तो 0 से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य यह ध्यान रखना डोल ड्रम पेटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, शांत क्षेत्र है। कैसा है, शांत क्षेत्र है। तो यहां पर चक्रवात नहीं आते हैं, चाहे वह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बिल्कुल भी नहीं आएंगे, नहीं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आएंगे। 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो है किसकी उत्पत्ति होती है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। इसलिए इसका सही उत्तर है बी। और 35 से 65 डिग्री के मध्य जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, उनकी उत्पत्ति 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य होती है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 5 से 30 के मध्य यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, लेकिन भूमध्य रेखा के समीप नहीं होती है। क्लियर हो गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की गति की दिशा का सही समुच्चय है। ए उत्तर से दक्षिण, बी पूरब से पश्चिम, सी पश्चिम से पूरब, डी दक्षिण से उत्तर। यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो 5 से लगाकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में आते हैं, तो यहां इनकी दिशा कि यह किस दिशा में जो है गति करते हैं। अब इसको भी बहुत अच्छे से समझना है। हमने अभी जो है अध्ययन क्या है कि यहां रेखा है भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के आसपास 0 से 5 डिग्री यहां पर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी होती है। और यहां पे यदि हम बात करें 30 से 35
तो यहां उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी होती है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी होती है। अब देखिए, हमने अध्ययन किया था पवनों के अंतर्गत कि इनके मध्य जो है पवनें चलती है। कौन सी पवनें चलती हैं? व्यापारिक पवनें चलती है। व्यापारिक पवनें चलती है। अब व्यापारिक पवनों की जो दिशा है उसका भी हमने अध्ययन किया था कि व्यापारिक पवनें जो है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है यही व्यापारिक पवनें जो है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। अब हमने चक्रवातों की बात करें, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात वह यहां पर जब उत्पन्न होंगे तो इन व्यापारिक पवनों के कारण यहां पूरब से किधर विस्थापित होंगे? पश्चिम दिशा में जो है क्या होंगे? विस्थापित होंगे। और इसीलिए चक्रवात जो है वह पूरब से किस दिशा में आते हैं? पश्चिम दिशा में आते हैं, चाहे वह उत्तरी गोलार्ध हो चाहे वह दक्षिणी गोलार्ध हो। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चक्रवातों की जो दिशा है या चक्रवातों की दिशा को प्रभावित करने वाली पवनें कौन सी होती है? तो ध्यान रखना, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की दिशा को प्रभावित करने वाली पवनें कौन सी होती है? व्यापारिक पवनें होती है, जो कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। और इन्हीं क्षेत्र में जहां पर व्यापारिक पवनें चलती है, इसी क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए ध्यान रखना, प्रश्न पे यदि बात करें कि निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की गति की दिशा का सही समुच्चय, कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो किस दिशा में गति करते हैं, तो सही उत्तर होगा इसका जो है बी, पूरब से पश्चिम दिशा में गति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि व्यापारिक पवनों के कारण, व्यापारिक पवनों के कारण जो है यहां पूरब से पश्चिम की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। और इसीलिए ध्यान रखना, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन सी वायुदाब पेटियों के मध्य जो है उत्पन्न होते हैं, या इनकी उत्पत्ति की क्षेत्र कौन सा है? तो जो व्यापारिक पवनों का जो है क्षेत्र है, यानी कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के मध्य में इनकी उत्पत्ति होती है, और व्यापारिक पवनों के कारण यह पूरब से पश्चिम की ओर क्या होते हैं? विस्थापित होते हैं। क्लियर हो गया? बात करते हैं अगले प्रश्न की। भूमध्य रेखा के निकट 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होने का उत्तरदायी कारण है। ए, तीव्र घूर्णन गति, बी, न्यून कोरियोलिस बल, सी, कोरियोलिस बल की अधिकता, डी, वाताग्र का अभाव। अब समझना यहां से कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिनकी उत्पत्ति 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य होती है, इसका मतलब है 0 से 5 डिग्री मध्य नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसका कारण है क्योंकि इनकी उत्पत्ति के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल जो है यहां उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है या सहायक है। और 0 से 5 के बीच में, 0 से 5 डिग्री के मध्य
कोरियोलिस बल का मान क्या होता है? शून्य। और शून्य या न्यूनतम होने के कारण भूमध्य रेखा के निकट जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है, जबकि भूमध्य रेखा के निकट तापमान ज्यादा रहता है, लेकिन वहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। और इसीलिए 0 से 5 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र सदैव कैसा रहता है? शांत रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डोल ड्रम पेटी के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना, क्या कहते हैं? डोल ड्रम पेटी के नाम से या शांत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है भी कोरियोलिस बल क्या होता है? न्यूनतम। आपसे पूछा भी जा सकता है कि कोरियोलिस बल का मान सबसे ज्यादा कहां होता है? तो भूमध्य रेखा पर शून्य होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। और यह भी पूछा जा सकता है कि भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल का जो है मान कितना होता है? तो शून्य होता है, न्यूनतम होता है। और इसी कारण जो है भूमध्य रेखा के निकट 0 से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो है चक्रवात, कौन से? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य जहां पर व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है वहां पे उत्पन्न होते हैं। क्लियर हो गया? बात करते हैं अगले प्रश्न की। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में असत्य कथन है। ए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात 27 डिग्री तापमान वाले महासागरों में उत्पन्न होते हैं। अब ध्यान रखना, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात है यह सदैव उष्णकटिबंध में जो है उत्पन्न होंगे। और उष्णकटिबंध में जो है तापमान कितना होता है? 27 डिग्री या उससे अधिक। जो महासागर है या सागर है उनमें उष्णकटिबंधीय जो है चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, यानी कि 27 डिग्री या उससे अधिक तापमान चाहिए। क्लियर? इसके बाद है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति तीव्र संवहनी क्रिया पर आधारित है। तीव्र संवहनी क्रिया का मतलब है कि हवाएं जो है वह परिधि से केंद्र की ओर आएगी और गर्म होकर ऊपर उठेगी, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? संवहनी क्रिया कहते हैं। और संवहनी क्रिया पर आधारित है। और यह प्रश्न राजस्थान से भी पूछा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां चलती है, तो एक तरह से जो बवंडर आता है वह बवंडर भी किस कारण आता है? संवहनीय क्रिया के कारण ही आता है। इसलिए ध्यान रखना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो उत्पत्ति तीव्र संवहनी क्रिया के कारण होती है या इस पर आधारित है, यह भी सही है। सी है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में मौसम का पूर्व अनुमान संभव है। अब ध्यान रखना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब आते हैं तो उससे पहले मौसम का पूर्व अनुमान संभव नहीं है। शीतोष्ण कटिबंधीय जब चक्रवात आते हैं तो उनसे जो है मौसम का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से मौसम का पूर्व अनुमान नहीं लगाया जाता है, क्योंकि यह आकस्मिक आने वाले चक्रवात होते हैं। और जो कि जहां 27 डिग्री टेम्परेचर या उससे ज्यादा होता है उन्हीं महासागरों या सागरों में इनकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। और ये तीव्र संवहनी क्रिया के कारण जो है उत्पन्न होते हैं। इसी कारण जो है मौसम का पूर्व अनुमान लगाना संभव नहीं है। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विनाशकारी होते हैं, ये ध्यान रखना। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जब आते हैं तो यह वहां पर विनाश करते हैं, इसलिए इन्हें विनाशकारी चक्रवात भी कहा जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इसका सही उत्तर है सी, कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से मौसम का पूर्व अनुमान लगाना संभव नहीं है। शीतोष्ण कटिबंधीय यदि चक्रवात है तो उनसे मौसम का पूर्व अनुमान लगाना संभव है। क्लियर हो गया? बात करते हैं अगले प्रश्न की। कैरेबियन सागर में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या संज्ञा दी गई है? ए हरिकेन, बी टाइफून, सी विली विली, डी चक्रवात। अब ध्यान रखना, कैरेबियन सागर, अब कैरेबियन सागर कौन सा है? तो यहां जो हमारा उत्तरी अमेरिका है, इसके बाद है यहां पर मध्य अमेरिका, और यहां है दक्षिण अमेरिका।
यहां जो है, यहां पूरा भाग, यहां सब उत्तरी गोलार्ध में, यह ध्यान रखना कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में। जबकि दक्षिण अमेरिका का कुछ भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में, तो कुछ भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में। हम पूरी कहानी उत्तरी गोलार्ध की ही बात करेंगे कि यह पूरा क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में है। और इस भूमध्य रेखा के जो कर्क रेखा जो है, यहां पे जो सागर है इसे कहा जाता है कैरेबियन सागर। जो कि अटलांटिक महासागर का भाग है। कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है। और जब कैरेबियन सागर में यहां पे चक्रवात की उत्पत्ति होती है, तो यह जब आगे गति करेगा तो यहां संयुक्त राज्य अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसके जो है पूर्वी तट पर टकराएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। इसका सही उत्तर है ए। टाइफून जो है यहां चीन सागर में आते हैं। कहां आते हैं, चीन सागर में आते हैं। विली विली यहां जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर आते हैं। और चक्रवात यहां हमारे भारत में आते हैं। टाइफून जो है यह चीन और जापान में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं उन्हें टाइफून कहा जाता है। यूएसए में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं उसे हरिकेन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं उन्हें जो है विली विली कहा जाता है। और भारत में जो चक्रवात आते हैं उन्हें हम जो है चक्रवात या बवंडर या साइक्लोन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे जो है क्वेश्चन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। टॉर्नाडो एली का संबंध है, ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चीन, डी भारत। देखिए टॉर्नाडो एली क्या है। टॉर्नाडो एली है कि टॉर्नाडो जो कि एक हरिकेन का बड़ा रूप है, जिसे हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का ही भाग माना जाता है। किसे, टॉर्नाडो। और टॉर्नेडो के कारण या टॉर्नेडो के कारण जो है यूएसए के वृहद मैदान क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। देखिए यूएसए के जो वृहद मैदान है वह टॉर्नेडो के कारण प्रभावित होते हैं। या कह सकते हैं कि यूएसए के वृहद मैदानों में टॉर्नेडो के प्रभाव को क्या कहा जाता है, टॉर्नाडो एली कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मैदानी भाग है जिसे हम प्रेरिज घास के मैदान कहते हैं, और टॉर्नाडो के कारण वहां प्रभावित होते हैं, या टॉर्नेडो का यदि वहां प्रभाव होता है तो उसे हम टॉर्नाडो एली कहते हैं। अब ध्यान रखना टॉर्नेडो क्या है। टॉर्नेडो यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ही है, यह ध्यान रखना। चक्रवात ही है, लेकिन इनका प्रभाव जो है वह यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में अधिक होता है। और यहां जिस क्षेत्र को यूएसए में प्रभावित करते हैं उसे टॉर्नेडो एली के नाम से जाना जाता है। यह ध्यान रखना, टॉर्नेडो एली यूएसए में है, जबकि टॉर्नेडो जो है यह यूएसए और ऑस्ट्रेलिया दोनों में शामिल है। क्लियर हो गया। बात करते हैं आगे की ओर।
निम्नलिखित में से सुपर साइक्लोन कहलाता है? ए 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात, डी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब देखिए सुपर साइक्लोन, साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात, सुपर साइक्लोन किसे कहेंगे? ध्यान रखना, चक्रवात की जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इनकी गति के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। कैसे? 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो साइक्लोन आते हैं उन्हें हम क्षीण चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षीण चक्रवात कहते हैं। उसके बाद 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो चक्रवात गति करते हैं उन्हें हम हरिकेन कहते हैं। और जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करते हैं उन्हें सुपर साइक्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर साइक्लोन कहा जाता है। तो यदि हम प्रश्न में बात करें तो सुपर साइक्लोन का संबंध किससे होगा? डी से। 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं? सुपर साइक्लोन कहलाते हैं। 120 वाले क्या कहलाते हैं? हरिकेन कहलाते हैं। और 32 वाले जो है यहां क्षीण चक्रवात कहलाते हैं। 18 किलोमीटर गति वाले जो है चक्रवात नहीं होते, क्योंकि चक्रवात की बात करें तो चाहे वह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, वहां 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है गति करते हैं। हां, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की गति कम होती है, वहां 32 से 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है यहां 32 किलोमीटर से लगाकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करते हैं। और इसीलिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा ज्यादा क्या होते हैं? विनाशकारी होते हैं। तो यह था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने चक्रवात क्या होते हैं, चक्रवात में वायुदाब कहां से कहां तक होता है यह पता होना चाहिए, जो समदाब रेखा है जिसे हम आइसोबारकाएं है वह कहां केंद्रित रहती है? सकेंद्रित रहती है। ध्यान रखना, निम्न वायुदाब केंद्र के चारों ओर यह सकेंद्रित रहती है और इसमें पवन की दिशा जो है वह परिधि से केंद्र की ओर होती है। यह तो चक्रवात के बारे में हमें पता होना। चक्रवात में चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। इसके बाद चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यहां 5 से लगाकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य आते हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात वहां 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य आते हैं। हालांकि हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में आगे चर्चा और करेंगे, प्रति चक्रवात के बारे में भी करेंगे, लेकिन चक्रवात को लेकर बहुत से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, और विशेष रूप से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात न केवल विश्व में हमारे भारत और राजस्थान को भी कई बार प्रभावित करते हैं। और इसीलिए जब हम भारत की जलवायु और राजस्थान की जलवायु के संबंध में अध्ययन करेंगे तो उस समय उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में और चर्चा करेंगे कि यहां भारत और राजस्थान के कौन से क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। लेकिन विश्व के संदर्भ में जब हमें पूछा जाता है, जब हमें पर्यावरण के यानी कि पृथ्वी और हमारे आवास के बारे में पूछा जाएगा, तो सदैव आपसे या तो अक्षांशीय क्षेत्र पूछा जाता है, कौन से अक्षांशों के बीच में आएंगे, या फिर वहां पे कौन सी पवनें प्रभावित होती है, या कौन सी वायुदाब पेटियों के मध्य इनकी उत्पत्ति होती है। ये था, हमने पूरा अध्ययन किया। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग नाम से जानते हैं। कैरिबियाई सागर में हरिकेन कहते हैं, जिसका प्रभाव यूएसए में होता है। हिंद महासागर में जो दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं वहां जो है विली विली के नाम से जानते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट को या उत्तरी भाग को प्रभावित करते हैं। दक्षिण जो चीन सागर में आएंगे
वह जापान है, चीन को जो है प्रभावित करते हैं, जिसे हम टाइफून के नाम से जानते हैं। और भारत में जो चक्रवात आते हैं उष्णकटिबंधीय, वह अधिकांश बंगाल की खाड़ी में आने वाले जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वह भारत को ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो यह था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने चक्रवात के बारे में सामान्य जो प्रश्न जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं उन पर हमने चर्चा की। तो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।